हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम इग्नू एमए हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एमएचआई 101 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम फर्स्ट 3 यूनिट्स को कवर करेंगे जो कि हैं अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पार्ट 1 और 2। ये 3 यूनिट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 10-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। पहले हमें ये देखना है अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं था, बल्कि सोशियो कल्चरल प्रोसेस भी था। लाइफ अर्थ पे 3000 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई। 18th सेंचुरी में साइंस ने ये प्रूव किया कि लाइफ एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से डेवलप हुई है, ना कि एक स्टैटिक क्रिएशन थी। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी से प्रूव होता है, जिसमें हमें अर्ली ह्यूमंस की फूड पैटर्न्स, टेक्नोलॉजी और सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। और सोर्सेस ऑफ स्टडी में हम देखते हैं कि नॉन रिटन एविडेंस में आता है बोन्स, टूल्स और आर्टिफैक्ट्स जो एक्सकवेशन साइट पे मिलते हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ स्टडी है मॉडर्न फोरेजिंग सोसाइटीज, जैसे कुंग बुशमन एक अफ्रीकन ट्राइब है जो आज भी हंटर गैदरर की तरह रहते हैं। हमें पास्ट लाइफ के स्टाइल के बारे में आइडिया देते हैं। इसी तरह से अपने इंडिया के अंदर अंडमान में भी एक ट्राइब है विच इज नॉट मेंशन इन द यूनिट बाय द वे। थर्ड सोर्स ऑफ स्टडी इज प्राइमेटोलॉजी। जीन गुडॉल जैसे साइंटिस्ट्स ने चिंपैंजीज को स्टडी किया है, जिससे पता चला कि टूल्स का यूज सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं करते, बल्कि कुछ प्राइमेट्स भी करते हैं, बट उतना अच्छी तरह से नहीं जितना ह्यूमंस करते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस में हम देखते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज का ओरिजिन इवोल्यूशनरी प्रोसेस में कई सारे लेवल से होकर के गुजरा है। जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन स्पीसी थी ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो ये धरती पे पाए जाते थे। पहले ये बाइपेडल ह्यूमन थे, जो कि मतलब पहली बार अपने दो पिछले पैरों पे चलने लगे थे। उसके बाद होमो हिबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो धरती पे पाए जाते हैं, जिन्होंने पहली बार स्टोन टूल्स का यूज किया था। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, जो कि पहले अफ्रीका से माइग्रेट हुए, बाहर गए और फायर का यूज किया। ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे धरती पर। उसके बाद देवर फॉलोड बाय निएंडरथल्स, जो कि 3,50,000 साल पहले धरती पर पाए गए थे। इनकी हाइट थोड़ी सी स्टॉकी होती थी, इनका बदन थोड़ा गठीला होता था। इनमें आर्ट और लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, और ये पिछले स्पीशीज से थोड़े से ज्यादा एडवांस थे। फिर जो फाइनल स्टेज है अपनी होमो सेपियन सेपियन, जो कि मॉडर्न ह्यूमन स्पीशी है, ये लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में डेवलप हुई। और ये वहां से निकल के पूरी दुनिया में माइग्रेट हुए। इन्होंने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, फायर का यूज किया, शेड में रहने लग गए, फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए और ये आज के मॉडर्न ह्यूमन बन चुके हैं। तो देखते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या है ह्यूमन के, विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एनिमल्स। तो ये है कि टूल मेकिंग होता है। तो ह्यूमंस ने अपने यूज के हिसाब से टूल्स बनाने चालू किए। भारी, मोटे, भारी पत्थर को भी टूल की तरह यूज किया, और पतले नुकीले पत्थर भी उन्होंने छानी हथौड़े से तोड़ के बनाए डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। फिर किनशिप सिस्टम, जिसमें आता है कि फैमिली और मैरिज अलायंस डेवलप हुए, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। एक्सचेंज सिस्टम, जो कि बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो ट्रेड का बेस बना। फिर लैंग्वेज आती है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुई। आर्ट, हम देखते हैं कि केव पेंटिंग्स जैसे एक्सप्रेशंस आए। फिर फूड कल्टिवेशन में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर शुरू हुई, जो सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन का बेस बना। तो किंगशिप एक्सचेंज एंड आर्ट डेवलपमेंट को क्विकली देख लेते हैं कि किंगशिप जो सिस्टम था वो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज के लिए मतलब बनाया जाता था। मैरिज अलायंसेस, दोस्ती यारी, अपने जो रिश्तेदारों के पास रहना, ये सब क्या थे, सोशल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते थे, और इससे सेफ्टी इंश्योर होती थी, और ऊपर से लोग जो है आपस में सेफ्टी से रह भी सकते थे। ऑब्सिडियन ट्रेड, जो कि 1,30,000 साल पहले अफ्रीका में पाया गया। फिर उसके बाद फ्लिंट टूल्स का एक्सचेंज, ये भी तंजानिया के अंदर 20,000 साल पहले एंशियंट ट्रेड के मतलब एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद आता है आर्ट एंड लैंग्वेज। तो ह्यूमंस ने ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसपे पता करा जा सकता है कि इस टाइम पे आर्ट और लैंग्वेज डेवलप हुई, पर हाँ, ह्यूमंस ने धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ही स्लोली आर्ट एंड लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया, डेवलपमेंट किया, और फिर वो प्रचलित हो गई। हंटर गैदरर और एग्रीकल्चर जो है नेक्स्ट टॉपिक। तो जो फॉरेजिंग लाइफस्टाइल थी, ये लगभग 12,000 साल पहले तक डोमिनेंट थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो पाया। जैसे कि अ, अ, थोड़ा सा धरती का टेम्परेचर वार्म हुआ, तो जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होने लग गए, और लोगों को समझ आया कि दे कुड ग्रो थिंग्स आउट ऑफ सीड्स। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म, फिर हंटर गैदरिंग के बाद कुछ पेस्टोरल नोमैडिज्म आता है कि कुछ कम्युनिटीज ने इसमें एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए और नोमैडिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट की। फिर एग्रीकल्चर में देखते हैं हम कि वेस्ट एशिया, इंडिया, इजिप्ट और चाइना में फार्मिंग स्टार्ट हुई, जिसमें वीट, बार्ली और मिलेट उगाए जाने लग गए। और इससे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जो है इसकी वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगे, और विलेज और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। और एग्रीकल्चर के कॉन्सिक्वेंसेज में देखते हैं तो विलेजेस डेवलप हुए, लोग परमानेंटली सेटल होने लगे, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, और बिकॉज ऑफ
इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट, राइट। एपिडेमिक्स और डिजीजेस भी फैलने लगते हैं क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग इतना पास पास रह रहे हैं, तो एपिडेमिक और डिजीजेस जो है आपस में स्प्रेड हो जाते थे। सोशल हायरार्की जो है उसका भी उदय होता है कि इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रगल बढ़ने लग गए लोगों के बीच में, तो ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी में आने वाला पार्ट है। खैर, ये है फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्रॉन्ज एज की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पा एंड शांग, ये सिविलाइजेशंस दुनिया की पहली एडवांस सोसाइटीज थी जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, मेटलर्जी और राइटिंग का विकास हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मेटलर्जी के बारे में देखते हैं। तो पहली बार लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया, तो इसी वजह से ये सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज बहुत ज़्यादा हुआ। फिर आता है एग्रीकल्चर, सिस्टमैटिक खेती और इरिगेशन टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ। अर्बनाइजेशन, शहरों का उद्गम हुआ, वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स बने। राइटिंग्स, लिखने की शुरुआत हुई जिसमें पिक्टोरियल और स्क्रिप्ट बेस्ड राइटिंग शामिल थी। ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स, ये सब शामिल है। ब्रॉन्ज एज एक ऐसा समय था जब इंसानी समाज ट्राइबल सेटलमेंट से अर्बन सोसाइटीज में बदल गया। मेटलर्जी का विकास होने के बाद नए टूल्स और वेपन्स बने जो एग्रीकल्चर और वॉरफेयर दोनों के लिए हेल्पफुल रहे। तो पहली सिविलाइजेशन है इजिप्ट, द गिफ्ट ऑफ द नाइल जिसको बोलते हैं। जियोग्राफी इसकी देखते हैं तो इजिप्ट नाइल रिवर वैली के दोनों किनारे पे बसा हुआ है। ओके, एग्रीकल्चर, नाइल के एनुअल फ्लड्स की वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी जो है पीक पे रहती है, हर साल ही जो है फर्टिलिटी बनी रहती है। पॉलिटिक्स में यहाँ पे ऐसा था कि पैरोज जो थे वो वहाँ के डिवाइन रूलर्स माने जाते थे। एग्रीकल्चर में देखते हैं कि पिरामिड्स और टेम्पल्स, आर्किटेक्चर सॉरी, पिरामिड्स और टेम्पल्स जो उनके डेथ रिचुअल से जुड़े रहते थे, दैट इज फराओस के। ओके, ट्रेड, नीमीबिया, पैलेस्टाइन और मेडिटेरेनियन से इन इजिप्ट का बहुत संबंध था, तो ट्रेड भी होता था। तो वहाँ की राइटिंग जो स्क्रिप्ट थी उसको बोलते हैं हायरोग्लिफ्स। ये एक पिक्टोरियल राइटिंग सिस्टम है जिसमें कि पिक्चर से वर्ड का मीनिंग डिसाइड होता है। इजिप्ट की इकोनॉमी और लाइफ नाइल रिवर पर डिपेंड करती थी। इस रिवर की वजह से फर्टाइल जमीन मिलती रहती थी जो एग्रीकल्चर में हेल्प करती थी। इजिप्ट का गवर्नमेंट एक थियोक्रेटिक मोनार्की थी जिसमें फाराओ थे और मतलब वो डिवाइन रूलर माने जाते थे। और पिरामिड स्ट्रक्चर सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर्स का भी सिंबल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामिया, लैंड ऑफ सिटीज इसको बोलते हैं। ज्योग्राफी इसकी ऐसी है कि यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस, ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां हैं इसके बीच में सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन जैसे बड़े शहर बसाए गए। ओके, और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है कैनाल सिस्टम की वजह से इरिगेशन जो है सिंचाई होती थी। एडवांस टूल्स का यूज होता था जैसे कि सीडर प्लो का यूज करके खेती होती थी। फिर सुमेरियंस ने सबसे पुरानी अर्बन सोसाइटी स्टैब्लिश की और इनके मतलब लैंड ऑफ सिटीज बोला ही जाता है। राइटिंग जो इनका फॉर्म था उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो है दुनिया की सबसे पहले लिखने की टेक्निक थी। और टेक्नोलॉजी, व्हील, प्लाव, सिलेंडर, सील्स, ये सब का डेवलपमेंट मेसोपोटामिया में ही हुआ। ट्रेड जो होता था इनका वो एनाटोलिया, ईरान, इंडस वैली, ये सब जगहों से इनका ट्रेड भी होता था। मेसोपोटामिया में इरिगेशन बहुत ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ बारिश कम होती थी। इस वजह से लोगों ने नए नए टेक्निक्स डेवलप की इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए। सिटीज़ जिसमें सुमेर और अक्कड़ शामिल, अखाड़ अखाड़ वट एवर यू वॉन्ट टू से शामिल हैं, तो सुमेर और अखाड़ में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और टेम्पल के आस पास डेवलप हुई। तो हम हमर हमराबी लॉ कोड होता था वहाँ पे। तो हमराबी लॉ कोड से ये पता चलता है कि उस टाइम का सोसाइटी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था। ओके, नेक्स्ट सिविलाइजेशन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अ, इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि ये इंडस और सरस्वती नदियों के आसपास डेवलप सिविलाइज हुई। एग्रीकल्चर में यहाँ पे वीट, बार्ली, कॉटन ये सब का कल्टीवेशन होता था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा ये सब इसकी मेजर मेजर सिटीज थी। और आर्किटेक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे प्लान्ड सेटलमेंट था, ब्रिक हाउसेस थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। ट्रेड इनका मेसोपोटामिया और ओमान के साथ मतलब होता था। राइटिंग जो है, हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है और वो समझ में नहीं आई है, तो पिक्टोरियल है थोड़ी सी। क्राफ्टमैनशिप जो है वहाँ पे था, बीड मेकिंग, पॉटरी और ब्रॉन्ज टूल्स का यूज़ और ज्वेलरी मेकिंग, बैंगल्स, बहुत कुछ होता था वहाँ पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट और ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरों में सिस्टमेटिकली बनाए गए घर और रोड मिलते हैं। हड़प्पन्स ने मेटलर्जी, पॉटरी और ट्रेड में बहुत एडवांसमेंट्स की थी। ये सिविलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड थी, पर फिर भी हमें किसी एक राजा या रूलिंग पावर का प्रूफ नहीं मिलता है। तो एक सिविलाइजेशन है सांग सिविलाइजेशन जो चाइना में है, येलो रिवर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। जियोग्राफी
इसकी ऐसी है कि ये हुआंग-हो रिवर, जो कि येलो रिवर भी बोलते हैं उसको, हुआंग-हो रिवर वैली में ये डेवलप हुई थी और यहाँ पे मिलेट की खेती होती थी। फिर आगे चल के राइस की फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई। लोगोग्राफी स्क्रिप्ट जो उस टाइम पे लिखी जाती थी, वो लोगोग्राफी स्क्रिप्ट थी जो कि एक पिक्टोरियल सिंबल पर बेस्ड थी। तो मेटलर्जी बेसिकली ब्रॉन्ज टूल्स, वेपन्स और चैरियट्स का विकास शांग सिविलाइजेशन में हुआ। रिलीजन जो था वहाँ पे एंसेस्टर वर्शिप और ओरेकल्स बोन्स का यूज़ करते थे रिलीजियस पर्पसेस के लिए। पॉलिटिक्स में देखते हैं कि वहाँ पे किंगशिप सिस्टम था, जिसमें रूलर्स जो है डिवाइन लेजिटिमेसी क्लेम करते थे। लाइक भगवान ने उनको रूलर बनाया, समथिंग लाइक दैट। सांग डायनेस्टी एक वॉरियर सोसाइटी थी जिसमें किंग्स काफ़ी पावरफुल होते थे। इन्होंने एंसेस्टर वर्शिप काफ़ी सीरियसली लिया और ओरेकल बोन जो कि ऑक्स बोन से मतलब कुछ प्रोड्यूस किया जाता था, उसका यूज़ करके ये लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। और ब्रॉन्ज मेटलर्जी में भी इन्होंने बहुत एडवांसमेंट्स की थी, जो वॉरफेयर और रिलीजियस पर्पस के लिए काम आई। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि आर्सेनिक, ब्रॉन्ज और एडवांस्ड वेपनरी का विकास होता है। इजिप्ट में टूल्स, ज्वेलरी और आर्ट वर्क में ब्रॉन्ज का उपयोग होता है। हड़प्पा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग सिस्टम से हाई क्वालिटी ब्रॉन्ज टूल्स बनते थे। अ, फिर चाइना में क्या होता है कि ब्रॉन्ज रिचुअल वेसल्स बनते थे, मिलिट्री वेपन्स भी बनती थी। तो इससे एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो है मेसोपोटामिया और चाइना, इन्होंने क्या करा, वेपन्स बनाए ब्रॉन्ज से। तो इससे पता चलता है कि ये थोड़े किसी न किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे। जबकि इजिप्ट और हड़प्पा को देखते हैं तो इजिप्ट में भी जो है हमें को ज्वेलरी मिलती है, आर्ट वर्क मिलता है ब्रॉन्ज का, नॉट सो मच वेपन। और हड़प्पा में भी सेम केस है। तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे इतना कोई वेपन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था वॉरफेयर में या फिर किसी तरह के डिस्प्यूट में। आई डोंट नो, मे बी दीज वर क्वाइट पीसफुल सिविलाइजेशंस। तो मेटलर्जी का विकास एक रिवॉल्यूशन जैसा था, जो सिर्फ टूल्स और वेपन्स के तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्ट और कल्चर में भी इसका असर दिखा। हर सिविलाइजेशन ने मेटलर्जी को अलग-अलग तरीके से यूज़ किया, कहीं वॉरफेयर के लिए, कहीं रिलीजियस रिचुअल्स के लिए और कहीं डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। समरी कंक्लूड करते हैं इस यूनिट को फिर। अर्बनाइजेशन क्या होता है कि प्लान्ड और सिटीज़ होती थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी विकास हो पाता था अच्छे से। राइटिंग डेवलप जो हुई उस टाइम पे वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी और उससे लोगों का जो है कम्युनिकेशन का स्टाइल हमको पता चलता है। और ट्रेड जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, कॉमर्स ये सब में जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में। और ये राइटिंग जो है इसका भी इजाद इसीलिए किया होगा कि ट्रेड में हेल्प करे। मेटलर्जी अगेन ब्रॉन्ज और कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से हुई। और पॉलिटिक्स में देखते हैं कि रूरल्स और किंगशिप सिस्टम जो है वो इमर्ज हुए इस टाइम पे और सोसाइटी काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड रहती थी उस टाइम। इन सिविलाइजेशंस ने सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि कल्चर और टेक्नोलॉजी में भी नए-नए आइडियाज़ लाए। ये सभी सोसाइटीज़ इंटरकनेक्टेड थी, जिसमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज की मॉडर्न सोसाइटी का फाउंडेशन इन्हीं अर्ली सिविलाइजेशंस में देखा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पार्ट 2, जिसमें कि हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, अर्बनाइज़्म, ट्रेड, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल डेवलपमेंट। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। अर्बनिज़्म जो है वो सिटीज़ कैसे डेवलप हुई इसके बारे में हमको समझाता है ये पार्ट। एक टाइम ऐसा था जब लोग स्मॉल विलेज में रहते थे। जैसे-जैसे एग्रीकल्चर और ट्रेड डेवलप होने लग गया, लोगों ने लार्ज सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अर्बनिज़्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अर्बनिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ज्योग्राफी एंड रिवर्स। हर मेजर सिविलाइजेशन रिवर के पास डेवलप हुई क्योंकि वहाँ फर्टाइल लैंड है, वाटर सप्लाई है, ईज़िली ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर वहीं पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इजिप्ट नाइल रिवर के पास, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास, हड़प्पा इंडस रिवर सिविलाइजेशन के पास, इंडस रिवर के पास सॉरी, चाइना येलो रिवर के पास। सरप्लस एग्रीकल्चर होने की वजह से ज़्यादा फूड मतलब प्रोड्यूस कर पाते थे लोग और इसकी वजह से सबको फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी के लोगों ने क्राफ्टमैनशिप, मर्चेंट बन गए, क्राफ्ट प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। रूलर्स बन गए और सोशल जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में लग गए। सिटी प्लानिंग में देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है उसमें सिटीज़ टेम्पल के आसपास डेवलप होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान्ड सिटीज़ ये सब रहती थी। इजिप्ट में पिरामिड्स और टेम्पल्स जो है एक सेंट्रल हब की तरह यूज़ होते थे। तो ये रहा अर्बनाइजेशन के ऊपर। ट्रेड जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल था सिविलाइजेशंस में। इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ जो है ट्रेड से आई। तो एक सिविलाइजेशन के पास हर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो जैसे कि मेसोपोटामिया में मेटल की कमी थी, उन्होंने एनाटोलिया और ईरान से कॉपर इंपोर्ट किया। हड़प्पा में सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे जो उन्होंने मेसोपोटामिया और ओमान में ट्रेड किए। इजिप्शियंस जो है चेडरवुड लेबनान से लाते थे। स्टेट कंट्रोल ट्रेड भी होता था। इजिप्ट में जो ट्रेड होता था वो फ़ाराओज़ के कंट्रोल में होता था। मेसोपोटामिया में भी ट्रेड के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशंस भेजी
भेजी जाती थी। ओके, हड़प्पा में प्राइवेट मर्चेंट्स और रीजनल ट्रेड सेंटर्स एक्टिव थे। और ट्रेड रूट्स भी देखते हैं तो लैंड और सी रूट और रिवर रूट सभी यूज़ होते थे। सिल्क रूट का जो अर्ली फॉर्म है, अर्लीस्ट फॉर्म ना, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में ही चालू हो गया था। तो मोड ऑफ एक्सप्रेशन में देखते हैं जैसे कि राइटिंग हो गया, आर्ट हो गया। तो सिविलाइजेशंस में जैसे-जैसे डेवलपमेंट आई, तो राइटिंग और विजुअल आर्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गए, गवर्नेंस, रिलीजन और कम्युनिकेशन के लिए। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, जो कि क्ले टैबलेट पे लिखी जाती थी। फिर इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स, अ, हड़प्पा में हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होती थी, जो कि डिसाइफर नहीं हुई है अभी तक। ये सिंबल्स की बनी होती थी, इसको पिक्टोरियल बोलते हैं और ये सील्स पर भी पाई जाती है। चाइना में शांग जो डायनेस्टी थी वो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करती थी, जो कि एक पिक्टोरियल पिक्चर बेस्ड स्क्रिप्ट है और मॉडर्न जो चाइनीज़ स्क्रिप्ट है ना, उसका बेस भी वही है। विजुअल कम्युनिकेशन जो है सील्स और सिंबल्स से हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिकॉर्न और बुल सील्स मिलते हैं और भी कई तरह के सील्स मिलते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल ही ये। इजिप्ट में क्या है देखते हैं कि हम इजिप्शियन आर्ट वॉल्स जो होते थे टूम्ब के, उसके अंदर जो है रिलीजियस स्टोरीज कैसे पिक्चर के जरिए दर्शाई जाती थी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मेसोपोटामियन सिलेंडर सील्स जो होते थे, तो वो सिलिंड्रिकल होते थे और उनको घुमा करके वो जो है सील का जो है आकृति उतारी जाती थी वेट क्ले के ऊपर। तो ये ट्रेड ऑफिशियल रिकॉर्ड को रखते थे ऐसा करके और ट्रेड के लिए भी ये सील्स लगा करके भेजते थे। ये सब कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने में भी हेल्प करते थे। ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है होता था एंशिएंट सिविलाइजेशन में, वो कैसा होता था कि वो हायरार्किकल सोसाइटी थी, जिसमें रूलर, प्रीस्ट, ट्रेडर, फार्मर और स्लेव्स का एक अपना प्रॉपर मतलब स्थान था, जगह थी सोसाइटी में। मेसोपोटामियन सोसाइटी में टेम्पल और पैलेस इकोनॉमी के जो है आसपास ही मेसोपोटामियन इकोनॉमी आसपास ही रहती थी। ट्रेड मतलब टेम्पल और पैलेस इकोनॉमी बेस था वहाँ का। तो राशन सिस्टम था, जैसे कि वेजेस नहीं थे वहाँ पे। अभी आदमी 48 लीटर जो है आटा पाता था और औरत जो है 24 लीटर आटा पाती थी, एक पर्टिकुलर अमाउंट में काम करने के बदले में। इसी तरह से पावर जो है वहाँ के प्रीस्ट और किंग्स के हाथ में रहते थे और इजिप्शियन सोसाइटी में फ़राओ जो थे वो सुप्रीम लीडर था, डिवाइन रूलर माना जाता था। पिरामिड्स जो है उसके कंस्ट्रक्शन में सीज़नल लेबर का यूज़ करते थे और फिर हड़प्पन सोसाइटी जो थी वो प्लान्ड थी, बहुत ही हाईली प्लान्ड सिटीज़ थी। यहाँ पे एलीट और कॉमन पीपल के लिए अलग-अलग एरिया थोड़ा-सा रहता है, पता चलता है देख कर के। एलिवेटेड स्पेस तो एलीट के लिए रहता था और कॉमन लोगों के लिए आस-पास के एरिया और जो सेटलमेंट्स होती थी। क्राफ्ट सिविलाइजेशन थी, तो हर घर में अलग-अलग मतलब इंडस्ट्रीज़ चलती थी। कहीं कोई ज्वेलरी प्रोडक्शन, कहीं कोई बीड प्रोडक्शन, इस तरह से। चाइनीज़ सोसाइटी जो कि सांग डायनेस्टी थी, उसमें एंसेस्टर वर्शिप और मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट थी। चैरियट वर्शिप, वॉरियर और फिर मेटीरियलिस्ट, ये सोसाइटी में इन लोगों का बहुत हाई स्टेटस रहता था। ये सोशल स्ट्रक्चर सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पावर। तो जैसे-जैसे सिटीज़ डेवलप होने लगी, वैसे-वैसे पावर सेंट्रलाइज़्ड होने लगा। अर्बन सेंटर्स पॉलिटिकल और मिलिट्री हब्स बन गए। किंग्स और रूलर्स अपनी लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए पब्लिक वर्क्स करते थे। टैक्स और ट्रिब्यूट सिस्टम स्टार्ट हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलिंग एलीट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से पता चलता है कि सेंट्रलाइज्ड कुछ रूल था, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सिविलाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसका इंडिकेटर होता है। तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में देखते हैं कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो होता है वो सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ के स्प्रेड से होता है। हड़प्पन लैपिस lazuli अफ़गानिस्तान से लाते थे। मेसोपोटामियंस कॉपर और टेक्सटाइल ट्रेड करते थे। इजिप्शियंस नूबिया और मेडिटेरेनियन रीजन से रिसोर्सेज लाते थे। कल्चरल डिफ्यूजन से रिलीजन, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होने लगा। चैलेंज एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन ग्रो हुई उनको कोलैप्स होने का रीज़न भी मिला। फॉर एग्जांपल जो मेजर रीज़न होते थे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती थी। मेसोपोटामिया में देख लेते हैं कि सैलिनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम डैमेज हो गया। हड़प्पन सिटी में देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज और रिवर के अ, जो रास्ते थे वो बदल गए, शिफ्ट हो गया या सूख गई तो उससे डिक्लाइन हुआ। फिर वॉर एंड इन्वेजन भी देखते हैं कि सब जो हड़प्पा का डिक्लाइन है ना उसका रीज़न अननोन है। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है कि वॉर और इन्वेजन की वजह से दी हड़प्पा की जो है डिक्लाइन हुआ होगा। मेन सस्पेक्ट्स आर्यन इन्वेडर्स होते हैं इसमें। और इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ना फॉरेन इन्वेजन्स सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का कारण बने। इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हैं कि जब ट्रेड रूट्स डिसरप्ट हुए तब इकोनॉमी कोलैप्स होने लगे।
सोशल अनरेस्ट और पावर स्ट्रगल सिविलाइजेशन कोलैप्स का एक और रीजन हो सकता है। इस पे देखते हैं कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में ये सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हम देखते हैं कि ये सिविलाइजेशंस आज भी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्रीकल्चर और ट्रेड की रूट्स इन्हीं सिविलाइजेशन से मिली, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी यही डेवलप हुआ, और राइटिंग और कल्चरल आर्ट आज भी इन सिविलाइजेशंस की लेगेसी है, राइट?